पहले प्रश्न में आ जाता है कि 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या होगा। घातों का योगफल ज्ञात करना। देखो 196 मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, ये छोटे छोटे प्रश्न है। दो से कटेगा ये। अब दो से जब कटेगा तो आप देखेंगे कि ये दो दो नंबर 18, एक बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर दो से कटेगा, 2 चौके 8, ठीक है, 2 नंबर 18। फिर कटेगा ये 7 से, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो 2 की घात कितनी हुई 2, और 7 की घात कितनी हुई 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 196 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो घातों का योगफल कितना हुआ प्रश्न के अनुसार, जो घातों का योगफल कितना हुआ 2 + 2 यानी कि 4, ठीक है। तो आपका जो उत्तर होगा वो कितना होगा 4 होगा। कह रहे यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो के का मान क्या होगा। अगर मूल समान होता है तो डी का मान, विविक्त कर का मान 0 होता है, यानी कि जो बी स्क्वायर होता है ना वो 4ac के बराबर होता है। अब इस प्रश्न में ए के स्थान पर बच्चों क्या है, एक्स स्क्वायर गुणज 1, बी के स्थान पर एक्स का गुणज माइनस का के, और सी के स्थान पर यहाँ पर है 4, ठीक है। ये मान आप यहाँ रखोगे, बी का मान क्या माइनस के का वर्ग करेंगे 4, ए का मान 1 और सी का मान क्या 4, के का वर्ग के स्क्वायर 4 चौको 16। तो के का वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो जो के का मान होगा बच्चों +-4 होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। मैं डिटेल में हर एक प्रश्न करवा रहा हूँ। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, ठीक है। वाई अक्ष के लिए एक्स वाला आंसर होगा, अगर एक्स अक्ष के लिए पूछा तो वाई वाला आंसर होता, तो आंसर होगा 3, ठीक है। इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है जिसको संतुष्ट कर दे, ठीक है। तो x की जगह पर पहला वाला रख के देखते हैं, ये x की जगह पर रखना है और इसको y की जगह पर। लेफ्ट हैंड हल करने पर राइट हैंड अगर मिल जाता है तो वो हल देगा। तो देखो x की जगह पे मैंने रखा 1 और y की जगह पे रखा मैंने 4, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड के बराबर। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। फिर बोल रहा है इसका विविक्तीकर क्या होगा। विविक्तीकर डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, है कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों ए के स्थान पर है 3√3, बी के स्थान पर है 10 और सी के स्थान पर है √3 अचर पद। रखिए बी का मान है 10, ठीक है, 10 का वर्ग 4, ए का मान 3√3 और सी का मान है √3। 10 का वर्ग होता है 100, √3 गुणा √3 3, 3 3 9, 9 चौको 36। तो 100 में से जब आप 36 घटाओगे तो आपको मिलेगा 64, ठीक है। ये भी आपका आंसर तुरंत आ गया। अगले प्रश्न में आ जाइए। आपसे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, अगर ये संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो a + b का मान क्या होगा। समांतर श्रेणी में एक नियम होता है, अगर 3 क्रमागत संख्या ली जाए, ठीक है, तो बीच वाले का जो डबल होता है ना वो पहले और आखिरी के बराबर, योगफल के बराबर होता है। तो स्टार्टिंग के 3 लेंगे तो देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, बीच वाले का डबल 2a जो होगा वो होगा 18 + b, ठीक है। तो ये प्लस का b इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये पहला समीकरण आ गया a और b में। आपको और एक निकालना है, ये ले लीजिए। तो बीच वाले का डबल 2b पहले और आखिरी के योगफल के बराबर होगा, ठीक है। इसको ढंग से लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2b माइनस के 3। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, है कि नहीं। अब इन दोनों को हल करना है, किसी भी एक विधि से हल करेंगे। अब ए को हटाना है तो इधर 2 है, 2 बनाना पड़ेगा, 2 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। ए और बी का मान निकाल के जोड़ना भी है, ठीक है। तो देखो 2 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4b माइनस का 2a, 3 दूनी 6। यहाँ पर ऑलरेडी है 2 है प्लस का और b है माइनस का, और यहाँ है प्लस के 18। विपरीत चिन्ह है, जोड़ना है। 4 में से एक बी घटाएंगे तो 3 भी बचेगा, और 18 में से 6 घटाएंगे तो 12, 3 3 चौके 3 3 3 चौके 12। तो बी का मान आ गया 4, ठीक है। बी का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, यहाँ रख दो, है ना, यहाँ रख देंगे। चूँकि 2b माइनस a बराबर -3 था, ठीक है। तो 2b का मान है 4, माइनस का 3 इधर आ गया प्लस का 3 और माइनस का इधर आ गया प्लस का। 4 दूनी 8 और 3, 8 और 3 11।
ए का मान आ गया 11 और बी का मान आ गया 4। अब आपको निकालना है ए प्लस बी। तो ए का मान बच्चों 11 है और बी का मान 4, तो कितना 11 और 4 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगले सूत्र में आ जाइए, अगले प्रश्न में आ जाइए। सूत्र लगेगा, आपको पता है बच्चों कि सेक थीटा गुणे कॉस थीटा का जो मान है वो एक होता है। यहाँ 45, यहाँ 45 है। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा 1, तो आंसर आएगा 3 एकम 3। ठीक है, आंसर कितना आ गया 3 एकम 3। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से 2 गुनी होती है। वृत्त की त्रिज्या से 2 गुनी क्या होती है, व्यास होती है। ठीक है ना, क्या होता है व्यास। व्यास जो होता है वो 2 गुना त्रिज्या होता है। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि क्या होगी। देखो त्रिज्या दे रखा है 3.5, तो परिधि, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान है 3.5, है ना। सो इसको आप प्रॉपर वे में लिखोगे ना, 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा, तो हम कितना बचा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो घन की भुजा क्या होगी। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, ये दे रखा है घन का। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर इसकी भुजा ए है ना, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a², जो कि आपको दे रखा है 486 के बराबर। आपको ए का मान निकालना है। 6 गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 6 7 42, 6 8 48, 6 कम 6, a² का मान आ गया 81। तो 9 9 81 होता है, तो ए का मान आ जाए, वर्गमूल निकालेंगे 9 आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। अगले वाले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे हैं इसका बहुलक क्या होगा। बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता है, ठीक है, 3 5 7 4 2 1 4 3। 3 कितनी बार आ गया, 2 बार, और 4 भी है। 4 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 4 सबसे ज़्यादा बार है, तो 4 बहुलक होगा। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक, देखो पासे पर जो अंक होते हैं वो होता है 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणाम आपके 6 हुए। 4 से बड़ा, 4 से बड़ा तो 2 ही होगा, एक तो 5 होगा और एक 6 होगा। प्रायिकता निकालनी है उसकी। सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है 2, कुल परिणाम है 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1/3। ठीक, अब आएंगे रिक्त स्थानों पर। हमसे क्या बोला जा रहा है कि 95 और 152 का मौशक कितना होगा। ठीक है, तो 95 का हम करते हैं, इनका आंसर भरना है ना। तो 95 यहाँ लिखा, काटो, 5 से कटेगा, 5 कम 5, 5 9 45, 19 1 कम 19। 152 है, 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 9 18, 19 1 कम 19। तो 95 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 19, और 152 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है, 3 बार, और 19 है 1 बार। 19 दोनों में आ रहा है, तो जो HCF होगा जो दोनों में आता है उसकी न्यूनतम घात तो एक ही है, तो आंसर आ जाएगा 19। ठीक है बच्चों, आंसर कितना आ जाएगा 19। वृत्त पर स्थित एक बिंदु, देखो वृत्त है ये, वृत्त पर एक बिंदु है, कितनी स्पर्शिका खींच सकते हो इस एक बिंदु से, एक। हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का मान होता है 1/√2। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग, √ हट जाता है 2, तो उत्तर आ जाएगा 1/2। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है ये वृत्त का भी है और स्पर्श रेखा के भी है, तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक है, इसको क्या क्या कहते हैं हम, स्पर्श बिंदु।
ठीक है, स्पर्श बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सभी समांतर श्रेणी में, तो x का मान क्या होगा? ठीक है, समांतर माध्य दे रखा है 9, समांतर माध्य 9 दे रखा है, तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं बच्चों? सबको जोड़ देते हैं, 5 7 प्लस 9 प्लस x, ठीक है, का समांतर माध्य 9 है। कितनी संख्या? 4, बट्टे में 4 आ जाएगा, 9 चक्कू 36। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 14, देखो 14 और 7, ठीक है, 9 5 14 और 7 कितना हो जाएगा? 21, 21 प्लस x, प्लस का 21 इधर के माइनस का हो जाएगा, ठीक है, तो x का मान आ जाएगा 15। ठीक है बच्चों, x का मान कितना आ जाएगा? 15। दो पासे को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या होती है? देखो मैं आपको बताता हूँ, अंकों का योग 7 होगा। दो पासे जब फेंकते हैं 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, फिर 2,1 यहाँ से चलता है, लास्ट में आ जाता है 2,6, 3,1 से लास्ट में आ जाता है 3,6, ठीक। फिर 4,1 से कहाँ जाता है बच्चों? 4,6 तक, 5,1 से 5,6 तक, और 6,1 से 6,6 तक। टोटल 36 परिणाम है। कितने परिणाम होते हैं टोटल? 36। कुल परिणाम 36 होते हैं। डायरेक्ट आंसर लिखना है। कुल योग 7 दो, एक यहाँ आएगा और 2 और 5, एक यहाँ, फिर आएगा 3 और 4, फिर आएगा 4 और 3, ठीक है, फिर आएगा 5 और 2, और फिर आएगा 6 और 1। कितने परिणाम हैं जिनका योगफल 7 है? 1 2 3 4 5 6। तो संभव परिणाम 6 है, प्रायिकता निकालनी है ना। संभव परिणाम 6, कुल परिणाम 36, 6 कम 6, 6 चंग 36, तो आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक, आंसर कितना जाएगा? 1/6। अब आते हैं छोटे प्रश्न में, लघु अति लघुत्तरी प्रश्न है ये। हमसे क्या बोला जा रहा है कि किस मान पर समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे? अनंत हल होने के लिए क्या होता है बच्चों कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के मान बराबर होने चाहिए। x का गुणज a1 होता है, तो यहाँ 3, और यहाँ से कि x का गुणज a2 हो गया, b1 माइनस के 2 और b2 कितना है 5, ठीक है, ये चीज़ आ जाएंगी। c1 है ही नहीं, c1 0, c2 0, तो ये मान ले लेंगे, ये दो बराबर हैं, तिरछे गुणा करेंगे, माइनस के 2 के 5 दिया 15, ठीक है, तो ये -2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो ये आपको आपका आंसर मिलेगा, पहला वाला। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? तो श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है बच्चों, वो x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac बट्टे में 2a। ठीक है, ये सूत्र होता है सिंपल, अगर ये हमारा द्विघात समीकरण हो तो। अगला बोल रहे हैं किसी समांतर श्रेणी AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D हो तो पांचवा पद क्या होगा? ठीक है, कौन सा है पांचवा पद? तो ये पांचवा पद होगा A + 4D, 5 है तो एक कम करके लिखते हैं, ये होगा पांचवा पद। ठीक है, इतना आसान है, आराम से हो गया। आगे आते हैं, समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। समरूप आकृति क्या होती है? वो आकृति जो दिखने में एक जैसी हो परंतु उनका मान एक ना हो, समरूप आकृति कहलाती है। ये आप लिख दोगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, इसको हल करके बताना है, NCERT का प्रश्न है, बार बार आता है। जितने भी प्रश्न मैंने बताए वो सारे मैंने घर रखे थे। ठीक है, 2 10 30 बट्टे में है 1 - 10² 30। 10 30 का मान होता है 1/√3 और 10 30 का मान 1/√3 है, इसका वर्ग करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, 2 1 कम 2 बट्टे में √3, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, अंडर हट जाता है, इसके बट्टे में क्वेश्चन 1 आ जाएगा। ऊपर जो है उसको तो वैसे ही रखेंगे। अब
अब ये भिन्न दिख रहा है तो इसको हल करना पड़ेगा। 3 एकम 3, 1 एकम 1, ऊपर आ गया 2/√3, नीचे आ गया 2/3। इसकी गुणा इसके साथ, भागा इसकी गुणा इसके साथ, 2 से 2 कटा, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, बट्टे में ऑलरेडी √3, √3 से √3 कटा, तो उत्तर क्या आ गया √3। ठीक, कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, दुविधा हो, वीडियो दोबारा देखिएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। फट से देखो बच्चों, आपको पता है 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, अंडर है, तो बाहर आके क्या हो जाएगा साइन थीटा। थीटा आपके पास 60 है, साइन 60 का मान होता है √3/2। आंसर इतना आसान था। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का जो अवनमन कोण है 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी होगी। ठीक है, हमसे क्या बोल रहे हैं, 10 मीटर ऊंची मीनार की शिखर से एक बिंदु का जो अवनमन कोण है, मान लेते बिंदु यहाँ है, उस बिंदु का जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। ठीक है, 10 मीटर ऊंचा है, तो हमसे बोल रहा है बिंदु, ये जो बिंदु है मान लेते P, ये B, तो बिंदु इससे कितनी दूरी पर, मान लेते x दूरी पर है, तो इस x का मान आपको निकालना है। त्रिभुज ABP में देखो कोण के सामने वाली भुजा आपकी लंब होती है। ठीक है, 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा आधार। जो पता है और जो निकालना उसके भी संबंध लगाओ। AB पता है और ये निकालना है AP, लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा का मान है 30, तो ये 10/x, tan 30 का मान 1/√3, x से कम x 10/√3। आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है। कह रहे हैं एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और इसकी छाया की जो लंबाई का अनुपात है वो 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 8वां प्रश्न है। हमसे क्या बोल रहे हैं, ये जो लंबाई है और ये इसकी जो छाया है, ठीक है, ये A B और ये C मान लो। ठीक है, तो जो उन्नयन कोण मान लेते हैं कि थीटा, माना उन्नयन कोण कितना थीटा है, यही आपको निकालना है। ठीक है, इस हमें दिया क्या है पता है, अनुपात की लंबाई और छाया का जो अनुपात है AB/BC, ये हमें दे रखा है 1/√3। चूंकि जो AB लंब है कोण के सामने वाली भुजा बट्टे BC, लंब बट्टे आधार यही दे रखा है आपको, tan थीटा होता है, और इसका मान दे रखा है 1/√3, यहाँ रख देंगे। इसका मान tan में सोचना है क्योंकि यहाँ tan है और बीच में बराबर है, तो tan 30 का मान होता है, tan से tan हट जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, आराम से बन गया ये भी प्रश्न। अगले प्रश्न में आ जाइए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए तथा केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से वृत्त के 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए और उनका मान भी लिखिए। ठीक है, ये 1 नंबर में पूछा गया है, ये थोड़ा अन्याय है आप लोगों के साथ, गोला प्रकार वगैरह का है। देखो कैसे करेंगे इसको, हमसे जो बोला है वो करते हैं फट फट से। सबसे पहला काम क्या करना है, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेनी है, 3 पर रखिए ये। ठीक है, ये 3 तक ले लिया, एक वृत्त बना देंगे। ओके बच्चों, ये बना दिया। वृत्त का केंद्र क्या है उसे एक बार मेंशन कर दीजिए। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लेना है, केंद्र हो ये 5 सेंटीमीटर दूर है, ये 5, इस बिंदु का नाम मैंने P दे दिया। फिर क्या करना है, इसका अर्धक निकालना है, आधा से ज़्यादा लेते हुए है ना, यहाँ से एक चाप काटेंगे, यहाँ से एक चाप काटेंगे, उसको बिना हिला डुला यहाँ पर रखना है, यहाँ से काटेंगे और यहाँ से कटा। ठीक है,
फिर देखिए इसको मिलाते हुए, ये सब तो आपको आता ही होगा। फिर इसको मिलाते हुए हम रेखा खींच देंगे। ये हमारा नया केंद्र आ गया ओ डैश। ओ डैश को केंद्र मानते हुए और ओ को त्रिज्या मानते हुए, ओपी का त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त खींचेंगे जो इन दोनों बिंदुओं से होता हुआ जाएगा। ठीक है, जैसे खींचा हमें दो पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, इस पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा ए, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा बी। इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, मिला देना है पी से। इस बी को मिलाएंगे पी से और इस ए को भी मिलाएंगे। अब माप दो। ठीक है, ए पी और बी पी का जो मान होगा वो बराबर होगा, अलग अलग मत देख देना, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। और ये आपको मिल जाएगा कितना, 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो संतुष्ट भी होगा। 4 सेंटीमीटर ही आएगा ना, उससे ज़्यादा ना कम। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जो मैंने पढ़ाया वही आया आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए, उसे 2:3 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों का माप भी लिखिए। ठीक है, ये हमसे बोला गया है, ये चीज़ अभी हमें करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, देखो जो 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 बोला वही वही आया है कि नहीं। और कई बच्चे इग्नोर मारते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, प्रीवियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 5 सेंटीमीटर खींचा हमने। ठीक है, 5 सेंटीमीटर खींचा, इसका नाम लिख दिया मैंने ए बी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। 2:3, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 हो, तो 5 होता है। तो मैंने 10 सेंटीमीटर यहाँ से ए से न्यून कोण बनाते हुए ये ले लिया, 2 सेंटीमीटर, 2 4 6 8 और ये 10। ठीक है, तो आखिरी वाले बिंदु को ना इस आखिरी वाले बिंदु से मिलाना होता है। मिला दिया, फिर हमें क्या करना है, नाम देना है ये A1 A2 A3 A4 A5। A5 से B को मिलाया था हमने। फिर क्या करना होता है, 2:3, 2 पे चाहिए और 3 पे चाहिए, 2 टुकड़े इधर 3 टुकड़े इधर। अब हमें एक चाप खींचना है यहाँ से, इस एक चाप एक टुकड़े से बड़ा होना चाहिए। फिर हमें 2 पे चाहिए, 2 पे रखा वही और यहाँ से खींचा। अब ये जो चाप खींचा था इनके बीच की दूरी लेनी है, ये यहाँ रखना है और ये चाप खींच देना है। कटान बिंदु मिलेगा आपको, प्रतिच्छेदित बिंदु, उसको मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए इस बिंदु से। देखो ये जो रेखा है, ये रेखा आपस में समांतर दिख रही होगी। ठीक है, ये आपका सी बिंदु आ गया। इसलिए जो AC अनुपात CB होगा ना, वो आपका 2:3 होगा। और AC को भी माप के लिखना है, CB को भी माप के लिखना है। AC आपका कितना आ रहा है, 2.2। ठीक है, 2:3 है ना, तो ये नहीं आना चाहिए। 2:3 है तो ये वैसे तो 2 आना चाहिए था। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 2.8। वैसे ही 2:3 आना चाहिए था। ये प्रश्न भी हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। किसी वृत्त का त्रिज्यखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है तो त्रिज्यखंड में केंद्र पर बनने वाले कोण का माप क्या होगा, ये आपको बताना है। क्या बोला है, किसी वृत्त का त्रिज्यखंड। ठीक है, त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड तो चतुर्थांश के बराबर है। त्रिज्यखंड क्या होता है, θ/360 πr²। और चतुर्थांश का प्रतिफल क्या होता है, πr²/4। ठीक है, πr² कैंसिल, ये बट्टे में इधर गुणे में आ जाएगा 360/4। काटोगे 4 9 36 0, तो थीटा का मान होगा 90 डिग्री। ठीक है, क्या बोला गया था, त्रिज्यखंड जो है
चतुर्थांश के बराबर है। ये त्रिज्यग्न का क्षेत्रफल है, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वृत्त का। लगाया, हमें आंसर मिल गया। अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहे अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के दहला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, दहला, दहला कितने होते हैं बच्चों? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 10। ठीक है, तो 10 कितने होते हैं? इस एक ही होता है और 4 कैटेगरी होते हैं, तो संभव परिणाम आपके 4 हुए और कुल परिणाम आपका 52 हुआ। 4 एकम 4, 4 3 12, आंसर आ जाएगा 1/13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं खंड बॉ में। ठीक है, हमसे क्या बोला, ये जो परिमेय संख्या इसका दशमलव प्रसार कैसा है ये बताना है आपको। दशमलव प्रसार शांत दिखते ही पता लग गया। आप क्या करोगे, हर का गुणनखंड करने पर ये लिखते हैं, हर का गुणनखंड करने पर 125 है, गुणनखंड करो, 5×25, 5×5, अरे यार 5 दूनी 10, 5×25, फिर 5×25, 5×5 है ना। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि 13/125 में हर का गुणनखंड 5 की पावर m का रूप है, इसलिए यह शांत होगा। इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगले वाले प्रश्न में इसका शून्यक निकालना है आपको। ठीक है, शून्यक निकालते हमें क्या दे रखा है 5वें में, x² -x -6 बराबर 0। शून्यक निकालना तो 0 रखेंगे। इसका गुणनखंड कुछ, गुणज कुछ नहीं है तो 1 है। इसकी गुणा इसके साथ होती है। ऐसी दो संख्या ली जिनके गुणा करें तो 6 है और घटाए तो 1 आए। कितनी हो जाएगी? ठीक है, वो हो जाएगी 3 2, 3 दूनी 6, 3 में से 2 घटाओगे 1 आ जाएगा। ठीक है, घटाना है। जब भी नेगेटिव हो ब्रैकेट लगा के मान रखो। माइनस के 3x, माइनस माइनस प्लस। ठीक, यहाँ से एक जोड़ो, यहाँ से एक जोड़ो, पहले जोड़े से x ओवनिस्ट, यहाँ से 2 ओवनिस्ट, 2 3 6। जो 2 बार है बच्चों उसको हम 1 बार लिख देंगे और जो ओवनिस्ट है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में। ठीक, यदि x माइनस के 3 बराबर 0 तो माइनस का 3 इधर क्या हो जाएगा प्लस का। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो प्लस का 2 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो ये हमें हमारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। कह रहे हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का पता लगाइए। बहुत ही आसान प्रश्न है। जो द्विघात समीकरण हमारे पास है वो क्या है बच्चों? वो दे रखा है 4x² माइनस के 12x माइनस के 9। चूंकि a का मान क्या है 4, b का मान माइनस के 12 है और c का मान माइनस के 9 है। ठीक है, प्रकृति निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? विविक्ति कर। b का मान है माइनस के 12, a का मान है 4, c का मान है माइनस के 9। 12 का वर्ग 144। ठीक है, ये क्या हो गया? 4 चौको 16 नंबर 144, तो आ गया 0। चूंकि d का मान 0 है इसलिए मूल क्या होगा? वास्तविक। और क्या होगा? समान। ठीक है, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहे बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे?
बहुत ही आसान प्रश्न है। दो बिंदु दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 0,0, इसे मैं ए बोलता हूँ। दूसरा बिंदु दे रखा है 5,-3। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 है। मध्य बिंदु निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं मध्य बिंदु बीचों बीच वाला बिंदु P है, जिसके निर्देशांक x, y है। तो इसका सूत्र होता है x1 + x2 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में 2। ठीक, मान रखेंगे तो x1 का मान क्या है 0, x2 का मान है 5 बट्टे में 2, y1 0, y2 का मान -3 बट्टे में 2। 0 और 5 5 ही होता है। 0 3 घटा -3 बट्टे 2। ये हमें हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये सारा मैंने करा रखा था। ठीक है, देखो एक हमारे पास मीनार है। ठीक है, उसकी छाया ना कह रहे हैं 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। पहली स्थिति में यह है छाया, सपोज करो पहली स्थिति में जो उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है 60 है, 60 से घट, अभी इसकी छाया ना मान लो x है। ठीक है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाता है, उन्नयन कोण घट के ना 60 से 30 हो जाता है। लेकिन जो छाया की लंबाई है ना 40 मीटर बढ़ जाती है पहले की तुलना में, पहले से 40 मीटर बढ़ गई, यानी कि यहाँ x + 40 होगा। तो हमें मीनार की ऊंचाई याद करनी है। माना मीनार की ऊंचाई h है, ये A बिंदु है, ये B, ये C, ये D। दो समकोण त्रिभुज बने, उनको हल करो, आंसर मिलेगा आपको। त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में क्या हो जाएगा ये आपको निकालना है। एक तरीके से ये आपको पता है। तो AB बट्टे BC, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब बट्टा था tan थीटा, थीटा है 60। तो AB आपका है h, BC आपका है x, ये हो गया tan। 60 का मान √3, तो h बराबर आ गया, ये बट्टे में गुणे में आ जाएगा √3x। पुनः आप आ जाएंगे हम त्रिभुज ABD में, ये निकालना है और एक तरीके से पता है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा AB बट्टे BD, लंब बट्टे आधार फिर से tan थीटा, थीटा आपकी बात 30 डिग्री है। मान रखिए AB का मान h, BD का मान x + 40, tan 30 का मान 1/√3। त्रिज्या गुणा करेंगे, x + 40 कम x + 40, यहाँ से आ जाएगा h√3। ठीक है, यहाँ से उठा के मैं h का मान रख दूंगा। h का मान क्या है √3x, और गुणे में ऑलरेडी यहाँ √3 है। √3 सिर्फ 3 प्लस का x तरह के माइनस का हो गया, 2x बचेगा, काटोगे 2 दूनी 4, 0। x का मान 20 मीटर। h का मान निकालना है हमें। h का मान क्या √3x, तो यहाँ रख देंगे x का मान, तो आंसर आ जाएगा 20√3 मीटर। ठीक है, तो जो ऊंचाई होगी मीनार की वो होगी 20√3 मीटर। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे 6 सेंटीमीटर भुजा के नाप वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसे 2:3 के संगत और एक त्रिभुज बनानी है। तो बहुत आसान है ऐसा प्रश्न। तो पहले तो आपको 6 सेंटीमीटर वाला क्या बनाना है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। 6 सेंटीमीटर पहले ले लेते हैं यहाँ से, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक त्रिभुज बनानी है सबसे पहले आपको। ज़ीरो, ये हुआ 6, तो 0 से 6। ठीक,
इसका नाम है ए, ये इसका नाम बी बोलता हूँ। फिर ए से मैंने 6 सेंटीमीटर का चाप खींचना है 60 का कोण बनाते हुए। पहले 60 डिग्री का कोण बनाना है, चाप तो बात की बात है, पहले 60 डिग्री का कोण बनाओ। एक चाप मैंने यहाँ से खींचा, इसको बिना हिला डुला यहाँ, ये 60 का बन गया। इधर भी 60 का बनना पड़ेगा, ठीक है। पहले 60 का कोण बनाओ। अब देखो ये बना दिया। अब यहाँ से देखो 6 सेंटीमीटर का लेना है ना, यहाँ देखो 6 सेंटीमीटर, इसको यहाँ 6 पे रखो और इसे 0। तो ए बी, इस बिंदु का नाम सी दे दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इससे इस बिंदु को इस बिंदु से तीनों बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच दो। ये भी 6 ही होगा, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सब 6 सेंटीमीटर होगा। अब आपको क्या करना है, इसकी संगत और एक बनानी है ना, 2:3 बट्टे वाला बड़ा है, तो 3 3 9 सेंटीमीटर ले लिया मैंने। यहाँ से न्यून कोण बनाती हुई 3 6 और ये 9। इस वाले बिंदु को A1 A2 और ये 3 क्या करेंगे, इससे इसको मिलाएंगे। पहले क्या है हमारे पास, 2:3, 2 टुकड़ा और फिर ये तीसरा टुकड़ा। हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 2:3 बोला था ना, थोड़ा सा गड़बड़ अभी हम सही कर सकते हैं, क्योंकि 2:3 ना, 2 3 को जोड़ना पड़ा, 2 3 को जोड़ना पड़ता, 5 होता ना, ऊपर 2 टुकड़े नीचे 3 टुकड़े, तो 2 और 3 10 होता है ना। तो वही काम करना, थोड़ा सा बाकी गड़बड़ हो गया, 2 3 को मैंने जोड़ा नहीं था, 2 3 5, 5 का डबल 10, यहाँ से 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। देखो ये है 10 सेंटीमीटर ना। अब इससे इसको मिलाना होगा, 10 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा लिया मैंने, 2 4 6 8 और ये 10, ठीक है ना। ये आपका A1 है, A1 2 टुकड़ा ऊपर और ये नीचे 3 टुकड़ा। अब सही बनेगा, ठीक है। तो पहले एक चाप यहाँ से लेंगे, उसको बिना हिला डुला यहाँ रखना है, यहाँ से भी एक चाप काटेंगे, फिर इसके बीच की दूरी ले लेंगे, इस चाप के बीच की दूरी ये, फिर इसको यहाँ रखेंगे, ठीक। फिर इसको मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, इस चाप को और इस बिंदु को। देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर लग रही है, ये जो रेखा है ये ये जो बिंदु है इसको सी मान लेंगे। अब इसके समांतर इस बिंदु से वो खींचना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप खींचा, वही चाप आपको यहाँ पे खींचना है। हिल रहा है क्या, हिलेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर इनके बीच की दूरी ले लेनी है, देखो ये दूरी है इनके बीच की, ये ले ली, ठीक है। कटान बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे इस बिंदु से, ठीक है। तो ये रेखा और रेखा समांतर लग रहा है, इसका नाम सी डैश दे दो। तो ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज 2:3 के संगत हो जाएगा, ठीक है। आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आते हैं, ये सब रचना वाले इतने ज़्यादा आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श जगह खींचिए जो एक दूसरे के समानांतर हो, ठीक है। समानांतर बोला है तो पहले 4 सेंटीमीटर ले लीजिए, पहले 4, इसे ले जाओ 0 पे, ठीक है ना। 4 सेंटीमीटर ले लिया, एक हम वृत्त की रचना करेंगे। समानांतर बोला है ना, अपना दिमाग लगाओ, समांतर बनाओ। दिमाग लगाएंगे कैसे, ये केंद्र है, ठीक है, और ये
रेखा मैंने खींच दी, ये हमारा व्यास है। अब समांतर रेखा खींचना है इस बिंदु से भी और इस बिंदु से भी, ठीक है। 4 सेंटीमीटर के वृत्त पर तो स्पर्श रेखा खींचे जो एक दूसरे के समानांतर हो, ये बोला गया है। स्पर्श रेखा खींचना है समानांतर भी हो, तो अब कौन सा दिमाग लगाया जाए? देखो ये तो हमारी थी व्यास हो गई। अब यहाँ से हमें एक रेखा खींचनी है इस तरीके से, जो इस दोनों के आपस में क्या होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ना एक 90 अंश का कोण बना दूँ और यहाँ से एक 90 अंश का कोण बना दूँ और फिर इस रेखा को आगे बढ़ा दूँ, तो बात बन जाएगी ना। तो ये दिमाग में लगाता हूँ यहाँ पर, यहाँ से 90 अंश का कोण बनाना है, क्योंकि स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या के भी 90 अंश का कोण बनता है। ये आइडिया आपको लगाना है, ठीक है, ये आइडिया आपको लगाना है। 60, 120 90 अंश का कोण इसको आपको बनाना होता है। ये चीज़ आपको इधर भी करनी है, ठीक। ये 60, 120, ओके। ये लॉजिक का खेल होता है। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है। हो गया, इनके बीच में कितना बन गया, 90 अंश का कोण। और इसको बन गया आपका दो समांतर रेखा। हो गया ना, ये लॉजिक लगानी था आपको। ये प्रश्न आपके एनसीईआरटी में था नहीं, बट ये आपके दिमाग को टेस्ट करता, ठीक है, कि आपने कितना सीखा। जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई की है, जिसका दिमाग चलता है, जो गणित को सीखता है ना, वो बच्चा तो क्वेश्चन को बना लेगा। और जो क्वेश्चन रटता है सिर्फ, वो नहीं बना पाएगा इस प्रश्न को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बच्चों, 11वां। कह रहे हैं यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आएगा। पहले ही आपको बोल रखेगा, आपके पास दे रखा है दो त्रिभुज हैं, ठीक है, और वो समरूप हैं और उसके साथ साथ उनका क्षेत्रफल भी बराबर है। क्या दिया हुआ है कि इस त्रिभुज का नाम मान लो ABC है और इसका नाम मान लो PQR है, ठीक है। ये आपको दे रखा है कि ये समरूप भी है। हमें क्या दे रखा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। और हमें क्या दे रखा है कि जो इनका एरिया है त्रिभुज ABC का और त्रिभुज PQR का, वो आपस में बराबर है, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाएंगे प्रमेय 6.6 से। हमें अच्छा सिद्ध क्या करना है, वो तो लिखा नहीं, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है बच्चों, कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के लिए। उसके लिए मुझे बस ये सिद्ध करना है कि इनकी संगत भुजा आपस में बराबर होगी, क्योंकि पहले से ही समरूप है, बस भुजा बराबर हो जाए। तो जो AB है वो मुझे दिखाना है कि PQ के बराबर होगा, वो जो BC है वो किसके बराबर होगा, QR के। और मुझे दिखाना है कि जो AC होगा वो PR के बराबर होगा। ये चीज़ हमें अपन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रमेय 6.6 क्या कहती है, अगर दो त्रिभुज समरूप होती है तो उनके संगत भुजा का अनुपात का जो वर्ग होता है वो आपस में बराबर होता है। तो प्रमेय 6.6 से क्या होगा, एरिया ABC अनुपात का मतलब बट्टे में एरिया PQR बराबर हो जाएगा AB बट्टे PQ के वर्ग के। अब इसके जगह पर ये मान रख सकता हूँ, ABC की जगह मैं यहाँ रख सकता हूँ समीकरण 1 से। मैं इसको और इसको लेके चल रहा हूँ, इसी तरीके से इसको लेके चल सकते हैं और इसको भी लेके चल सकते हैं। तो इसके एरिया ABC की जगह पर रख देते हैं, यहाँ रख दिया मैंने एरिया PQR, यहाँ नीचे ऑलरेडी है एरिया PQR। AB बट्टे PQ का वर्ग कट किया जाएगा 1, तो ये 1 का वर्ग और AB बट्टे PQ का वर्ग, ठीक है। वर्गों की तुलना कर देंगे, 1 बराबर आ जाएगा AB बट्टे PQ। बट्टे पे लिख सकता हूँ AB एक कम AB किसके बराबर होगा, PQ एक कम PQ। आ गया ये चीज़।
इसी प्रकार क्या हो सकता है कि बी सी बराबर हो जाएगा, आपको इतना ही एग्जाम में करना है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। और क्या हो जाएगा, ए सी किसके बराबर हो जाएगा, पी आर। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप सर्वांशम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। दिया क्या है हमें बच्चों, त्रिज्या हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, कोण हमें दे रखा है 60 डिग्री, हमें निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 60 बट्टे 360, पाई का मान 22/7, कुछ बोला नहीं कि तो 22/7 अप्लाई करना है। और त्रिज्या हमारे पास 7, आर स्क्वायर 7 × 7, 7 से 7 कटा 6 छंग तो 22 सत्ते, अच्छा ऊपर सिर्फ क्या बचा, 22 ही तो बचा, नहीं 22 सत्ते 154 बट्टे में 6, ये 2 तियाँ 2 सत्ते 14, एक बचा 2 सत्ते 14, तो आंसर आ जाएगा 70/3, है ना। ओके, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगले वाले में आ जाओ। 13वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इसके वृत्तीय शिरों की परिमाप 18 और 6 सेंटीमीटर है, छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये आपका एक छिन्नक है, ठीक है, हमें त्रिज्या नहीं दे रखी, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है, ठीक है, और इसकी जो तो ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर दे रखी है h। ठीक है, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई साहब। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको तिर्यक ऊंचाई चाहिए होती है, तो इसका जो परिमाप हमें दे रखा है वो दे रखा है बड़े वाले का 18 सेंटीमीटर, छोटे वाले का परिमाप क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर वृत्तीय सिरों के। चूंकि इसका परिमाप क्या है 2πr1, 6 2 3, तो R1 का मान क्या हो जाएगा 3/पाई। चूंकि ये क्या है 2πr2 में दे रखा है 18, दोनों में 18, तो R2 का मान हो जाएगा 9/पाई। ठीक है, अब क्या है, अब हमें क्या निकालना है, L निकालना है। चूंकि L का मान क्या होता है h², इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, L चाहिए होता है ना। अब L L L L ये 4 ना तिर्यक ऊंचाई देनी चाहिए थी, वरना अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेशन निकल तो जाएगा। ठीक है ना, L जो होता है R1 - R2 होता है, पाई में आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे, ठीक है ना। अच्छा तो अरे मैं ही मिस्टेक पढ़ रहा हूँ भाई, मैं ही बेवकूफ़ बन रहा हूँ, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, सॉरी बच्चों। तिर ऊंचाई पढ़ रहा हूँ, तिर्यक ऊंचाई दे रखा है 4 सेंटीमीटर, वही तो मैं क्या हूँ 4 दे रखा है बच्चों, मैं क्या ही ऊँट राई का पहाड़ बना रहा हूँ, है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, सूत्र क्या होता है पाई, ठीक है, R1 + R2 L। तो पाई R1 का मान क्या है बच्चों 3/पाई, R2 का मान है 9/पाई और L का मान है 4, लॉसर पर पाई आ जाएगा, ऊपर 9 3 जुड़ के 12 हो जाएगा, ऊपर 4 पाई से पाई कटा 12 चौके 48। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे। ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है घना में। ये तो 13.1 का पहला प्रश्न है एनसीईआरटी का, ठीक है ना। मैंने बार बार बोला था कि हर साल आता है एग्जाम में, तो कर ही लोगे आप, है ना। 2LB + BH + HL निकाल दोगे, यहाँ से आप निकालोगे तो भुजा 4 आएगी, 4 और 4 लंबाई 8 हो जाएगी घनाभ की, चौड़ाई 4 होगी और ऊंचाई भी 4 होगी, कर लोगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। इस बारंबारता बंटन का माध्य निकालना है। 2022 के पेपर में लगभग मिलते जुलते बहुत सारे प्रश्न आए हैं,
क्या है सूत्र होता है, जब एक्स और एफ दिया होता है तो हमें क्या करना होता है, एक नई टेबल बनानी होती है एफ एक्स की। क्या, एफ एक्स, 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, 3 बचे 15, 4 चौको 16, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। ठीक है, सिग्मा एफ भी चाहिए होता है, इनका कुल योगफल और इसका कुल योगफल चाहिए होता है। माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो देखो इसको जोड़ो, 4 सर 8, 12, 12 और 5 कितना, 12 और 5 कितना हो गया, 17, 2 19, तो ये आ गया 19। अब इसको जोड़ो, ये हो गया 10, ठीक है, 20, 20 और ये 36, ठीक है, 36 और 12 कितने हो गए, 36, 46 और 2 48 हो गए, 48 और 55 15, 8 5 13, हासिल लगाए 63, 63/19, कटेगा नहीं कटेगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। 3 दशमलव कुछ आएगा, 19 से 57 है ना, तो दशमलव से भाग दोगे। कमेंट करके मुझे अपना आंसर बताओ कि कितना आ रहा है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक डिब्बे में 8 लाल कंचे, 5 सफ़ेद कंचे और 2 हरे कंचे, तो कुल कंचे कितने हैं, 8 5 2, हाँ 15 कंचे हैं कुल। ठीक है, हमें लाल की निकालनी है, पहली वाली लाल की प्रायिकता। संभव परिणाम लाल के कितने थे, 8, कुल परिणाम है 15, आंसर 8/15। हरा नहीं है, हरा नहीं है तो इसकी जो प्रायिकता हरा नहीं है, मतलब एक में से हरा होने की प्रायिकता घटानी, PG। हरा, हरे के कितने, 2, संभव परिणाम 2, कुल परिणाम 15, लॉसअप आ जाएगा 15, 15 1 कम 15 -2, 15 में से 2 घटाएंगे 13/15, आंसर आराम से हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, 6 से विभाज्य बोला है, 40 है। तो इस प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, 17 नंबर का प्रश्न है दिया है। क्या दिया हुआ है, n 40 दे रखा है। प्रथम 6 से काटने वाले बोला है ना, तो प्रथम संख्या 6 है, d भी 6 है, Hn ज्ञात करना है। और आप जानते हैं कि जो Hn होता है वो होता है n/2, 2a + n-1 × t। ठीक है, यही होता है। n का मान है 40/2, a का मान कितना है 6, n-1 40 - 1, d कितना है 6, यहाँ से आ गया 20, 6 दूनी 12, 45 × 6। ठीक है, तो 20 तो बाहर है, 6 9 54, हासिल लगा 5, 6 3 18 और 5 13, क्या बोल रहा हूँ 23, और यहाँ से जोड़ में है 12। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 2 से गुणा कर दो, 2 छंग 12, हासिल लगा 1, 2 चौको 8 और 1 9, 2 दूनी 4, पीछे से 0। ये हमें हमारा आंसर मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने हों। 18वां प्रश्न, त्रिभुज है हमारे पास। ठीक है, ए हमें दे रखा है 2,3, बी दे रखा है -1,0, सी हमें दे रखा है 2, -4। हमें ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2, x3 y3। हमें निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सूत्र होता है 1/2, x1 y2 - y3 x2, y3 - y1 x3 y1 - y2। सूत्र में रखिए, हल कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। x1 का मान 2, y2 का मान 0, y3 का मान -4 माइनस प्लस, x2 -1, y3 है -4,
y1 है 3, x3 है 2, y1 है 3, y2 है 0, 4 दूनी 8, 7 प्लस के और 3 दूनी 6, तो यहाँ से हो गया 8 और 6 14, 14 और 7 21/2, 21/2 वर्ग इकाई। ठीक है, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगले वाले प्रश्न में आ जाइए, माध्यक निकालने आएगा ही आएगा, मैंने बोला था माध्यक निकालने। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न दे रखा है आपको। टेबल बनाते हैं। पहले वर्ग अंतराल दे रखा है हमें, बारंबार दे रखी है, संचय बारंबारता बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं वर्ग अंतराल, ये बारंबारता और ये संचय बारंबारता। देखिए 10 पे समाप्त हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है, देखना पड़ना। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। एफ दे रखा है 4, 28, 42, 20, 6, 4 और 6 10। ठीक है, 42 और ये 70, 90, ये 100 हो जाएगा टोटल जोड़ोगे तो। इसको n कहा जाता है। टोटल कितना गया 100। CF निकालना है, पहला वाला वैसा का वैसा। 28 में 4 जोड़ोगे 32, 2 2 4, 3 और 4 7, ये हो जाएगा 94, 94 और 6 100। यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी 100 होगा। सही है, कैलकुलेशन हमने सही किया इसका मतलब। अब हमें क्या करना होता है बच्चों, n/2, 100/2 यानी कि 50। 50 से ज़्यादा ढूंढना है, तीसरे नंबर मिल रहे हैं, तो ये मेरा f हो गया और ये मेरा माध्यक वर्ग। ठीक है, माध्यक वर्ग मेरे पास है 20 से 30, तो निम्न सीमा क्या है मेरे पास 20, और इसके बीच कितने का अंतर है 20 से 30, 10 का अंतर। f मेरे पास 42 है, जहाँ से आपने ढूंढा था उसके ऊपर वाला CF होता है, CF मेरे पास 32 है। तो माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस का CF बट्टे में F गुणे H। ठीक है, हल करते हैं। L का मान है 20, n/2 50, CF हमारे पास है 32, H का मान 10, F का मान 42। ठीक है, 20 यहाँ से बचा 18, 180 बट्टे में 42। ठीक है, भाग दोगे 21 चौके 84। ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग जाएगा, 6 बचा, 21 या 63 हो रहा है, 2 बार जाएगा तो 4.2 ही ले लेता हूँ, जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाएगा 24.2 लगभग। ठीक है, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये प्रश्न मैंने कितनी ही बार कराया है, ये प्रश्न आपके NCERT चैप्टर नंबर 10वें का उदाहरण, वृत्त चैप्टर का उदाहरण है, बार बार आता है, बार बार करा रखा है। अगर आपको आता है अच्छी बात, नहीं आता तो मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। ठीक है, ये वाला जो प्रश्न है ये NCERT जो प्रश्नावली है, ठीक है, आई थिंक 3.1, नहीं उससे मिलता जुलता है, लेकिन करा देता हूँ, चलो मैं करा देता हूँ, उससे मिलता जुलता है लेकिन वो नहीं है। ग्राफ ही विधि से हल करना है, एक्चुअली ग्राफ नहीं है मेरे पास, है ना, तो इस चक्कर पे दिक्कत होगी। वरना बहुत आसान है, पहला वाला तो समीकरण बना है, तो पहला वाला ही करना चाहिए था। दिया है पहला समीकरण है x + y = 14, तो दूसरा है x - y = 4। सिंपल समीकरण, डब्बे बना के मान निकालो, एक्स वाई, इसे मैंने एक्स वाई। देखो अगर मैं x का मान 0 मानता हूँ, x का मान 0 मानेंगे x छुप जाएगा, y का मान 14, और y का मान 0 मानूंगा तो x का मान 14। ठीक है,
फिर वाई का मान, एक्स का मान 0 मानूंगा तो वाई का मान माइनस के 4 आएगा, और वाई का मान 0 मानूंगा तो एक्स का मान 4 आएगा। ठीक है, दो दो अलग अलग बिंदु मिल गए हमें, ये बिंदु पी है, ये क्यू, ये आर एस। अब मेरे पास ना ग्राफ नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। समान दूरी पे लेंगे। माइनस में भी हमारा मान है, ध्यान रखिएगा। अब ग्राफ नहीं है तो ग्राफ कॉपी में ही बनाना पड़ रहा है। दो दो सेंटीमीटर मान लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ से -2 -4 -6 -8 -10, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, ऊपर फिर यहाँ 14 आएगा। चलो पहले यहाँ पर नीचे माइनस का 2 है, -4 -6 -8, पहला बिंदु एक्स पे 0 वाई पे 14, एक्स पे 0 वाई पे 14, ये पहला बिंदु है पी। फिर दूसरा बिंदु एक्स पे 14 वाई पे 0, 8 10 12 14, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचनी रेखा। फिर समीकरण लिख देना है। समीकरण पहला वाला है एक्स प्लस वाई बराबर 14, दूसरा बिंदु है एक्स पे 0 वाई पे -4, एक्स पे 0 वाई पे -4, और नेक्स्ट है एक्स पे 4 वाई पे 0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचनी है। ठीक है, ये मेरा कटान बिंदु मिला, इसका नाम मैं टी देता हूँ। अब देखो ये कहाँ से गया, यहाँ से देखेंगे और यहाँ से, तो ये देखो एक्स पे कितना गया 8 के बीचों बीच आ रहा है 9, और वाई पे कितना गया 2 4, और यहाँ पे आएगा 5, बीचों बीच 9,5। तो एक्स का मान होगा 9, वाई का मान होगा 5। ये हमने निकाला ग्राफिकली तरीके से। ठीक हो गया, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। मैं इस वाले का ना वो बना देता हूँ बच्चों। क्या कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या को मैं मान लेता हूँ एक्स है, और लड़कों की संख्या को मैं मान लेता हूँ वाई है। कुल विद्यार्थी कितने हैं, एक कक्षा के 10 विद्यार्थी, यानी कुल विद्यार्थी 10 है, यानी कि कुल विद्यार्थी एक्स प्लस वाई 10 है। पहला समीकरण आ गया। और फिर क्या बोला, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 अधिक है। लड़कियों की जो संख्या है एक्स, लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है 2, तो प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण आ गया। 2 समीकरण है, इनको हल करके ग्राफी विधि से आंसर बताइए कितना आएगा। ठीक है, ये मिल गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं 22वें नंबर पर। इसको सिद्ध करके ये आना है, हर साल आने वाला प्रश्न है, मैंने बोला भी था आएगा करके। देखो बायां पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष क्या है, ये चीज़ है 1 माइनस कॉस ए बट्टे में 1 प्लस कॉस ए। समान चिन्ह है, फर्क समान चीज़ें, चिन्ह फर्क है चिन्ह का, तो हमें क्या करना होता है परिमेयकरण। ऐसे प्रश्न में परिमेयकरण करने पर विपरीत चिन्ह से ऊपर जब ये प्लस है तो यहाँ -1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा गुणा। ठीक, क्या हो जाएगा, सेम चीज़ ऊपर है 2 बार गुणे में हो जाएगी, घात में 2 लग जाएगा। a प्लस बी, अब जानते हैं सूत्र, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, 1 का वर्ग कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर जो है वैसा का वैसा रखो फिलहाल अभी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। और आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर है। नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर है, ऊपर है वही 1 माइनस कॉस ए का वर्ग। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, जो भी घात अंदर है उस बाहर आके उसकी आधी हो जाएगी। 2 की घात 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता,
2 की घात 1। अब अलग अलग बट्टे में लेंगे, एक के बट्टे में साइन ए, कॉस के बट्टे में साइन। 1 साइन क्या होता है सूत्र बच्चों? कॉसिक। और कॉस बट्टा साइन क्या होता है? कॉट। यही आपको प्रूफ करना था, कॉसिक माइनस कॉट, कॉसिक माइनस कॉट। हो गया प्रूफ, आराम से हो गया। या फिर ये वाला करना था, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, ठीक है। प्रश्नावली 8.4, क्वेश्चन नंबर 5वें का 8वां पार्ट है, ये भी मैं बता देता हूँ। लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, जाके देख लीजिएगा। अगले वाले में बहुलक निकालना है। मेन चीज़ 25 पे समाप्त, 25 शुरू हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये बारंबारता कॉलम, सबसे बड़ी बारंबारता ये F1, इसके बाद वाला F2, इससे पहला वाला F0 होता है। ये बहुलक वर्ग है, ठीक है ना। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 40, इनके बीच का अंतर कितना है? H 15। और ये F1 है, ये F0 है, ये F2 है, ये F0 है। बहुलक का सूत्र क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। रखो, L का मान क्या है? 40, F1 कितना है? 44, F0 कितना है? 20, H कितना है? 15। 2F1 44 दूनी 88, फिर F0 20, F2 है 26। 44 में से 20 घटाएंगे 24, और यहाँ से 46, 80 में से 88 में से कितना घटाएंगे? 46, 6 में से 8 में 6 घटाएंगे 2, और ये आ गया 4, ठीक है। 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक। 3 से कटेगा, 3 से 21, 3 3 9, तो 40 12 36 बट्टे 7, 7 5 35, 1 बचा 10 हो गया, 7 कम 7, 3 बचा 7 चौके 28, जोड़ देंगे, दशमलव 2 स्थान तक लिया तो यह आ जाएगा 45.14 आंसर। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। या तो ये करना था, इसमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है, किसी विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है। माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए टेबल बनानी पड़ेगी। अब देखते हैं कौन सा नियम लगाते हैं, कि कोई सी भी नियम से करेंगे आराम से हो जाएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है। सबसे पहले हमें वर्ग अंतराल दे रखे हैं और बारंबारता दे रखी है, हमें x निकालना पड़ता है, ठीक है। सो वर्ग अंतराल यहाँ सिंपल में लिख देता हूँ, वर्ग f, फिर x हमें निकालना पड़ेगा। क्या दे रखा है? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। f दे रखा है 6, 10, 13, 7, 4। x निकालने के लिए दोनों को जोड़ो, आधा करो 10, इनके बीच में 20 20 का अंतर है, जोड़ देता हूँ। 30, 50, 70, 90। fx निकालते हैं, प्रत्यक्ष विधि गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 300, 13 पंजे 65, 7 49, 4 9 36, जोड़ेंगे 0, 6 5 14, सॉरी 6 5 11 और ये 20, ठीक है ना। 20 और ये 6 26, हासिल लगा 2, 9 और 4 कितना हो गया? 13 और 3 16 और 2 18। यहाँ से देखो, ये हो गया 20, 30 और ये 40। ये मेरा क्या है? सिग्मा एफ एक्स बच्चों, ये मेरा क्या है? सिग्मा एफ एक्स। तो माध्य निकालने का जो सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि से, वो होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ये सिग्मा एफ है, ठीक है। तो 1860 बट्टे में 40, 0 0 कटा, 4 से कटेगा, 4 चक्को 16, 2 बजा, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 2 बजा, दशमलव लग जाएगा 0, 4 पंजे 20, तो 46.5, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, ये आपको आपका आंसर मिल